अस्सलामुअलैकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जेल भेज दिया गया, अटक जेल उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है। ये वो जेल है जो अंग्रेज़ों ने बनाई थी बागियों के लिए। बगावत में जो लोग मुलव्वस होते थे उन्हें अटक जेल में रखा जाता था। ही इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हु हैज़ बीन केप्ट इन अटक जेल। और एक जो पुराना मुतालबा भी था और ख्वाहिश भी नज़र आती थी ख़ासतौर पर PMLN की, लेवल प्लेइंग फील्ड की, वो तो पूरी हो गई। तमाम गवर्नमेंट इसके अंदर शामिल है। जिस तरह का क्रैकडाउन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुआ, पूरी गवर्नमेंट में जितनी पार्टीज हैं, आई थिंक कि उन सब का उसके अंदर हिस्सा है। लेकिन उसके बाद ऐसा अचानक क्या हुआ है, ये अभी हम आपको दिखा रहे थे। रज़ा रब्बानी साहब, ही वाज वंस कंसिडर्ड अ चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन पंजाब और KP में जब इलेक्शंस नहीं होते थे उस वक्त बार बार सवालात पूछे जाते थे। ही वुडंट बी देयर इन सेनेट, वहां पर कोई बयान उस वक्त नहीं था। लेकिन अब अचानक पीपल्स पार्टी को क्या ऐसा नजर आ रहा है कि उन्हें लग रहा है कि शायद इलेक्शंस जो स्टिपुलेटेड टाइम है, अपने टाइम पे असेंबली डिसॉल्व हो तो 60 दिन, अगर पहले कर दी जाए तो 90 दिन, जो कि पहले कर दी जाएंगी। 90 दिन के अंदर भी पीपल्स पार्टी को इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को इतनी खास डिस्टर्ब या परटर्ब या परेशान नजर नहीं आती। नहीं भी होंगे तो क्या मसला है। वजीर आजम साहब ने तो यहां तक कह दिया था हम 14 अगस्त को असेंबली डिसॉल्व कर देंगे, हालांकि उसकी मुद्दत 12 अगस्त रात 12 बजे तक थी। एनीवेज, गुफ्तगू को बढ़ाते हैं आगे। मामला बनने क्या जा रहा है। आज जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर भी की, वो अपने भाई का जो कह रहे हैं नवाज शरीफ का कि वो जल्द वापस आएंगे, ये बात हम पिछले 3-4 साल से सुन रहे हैं। मतलब जब से वो गए हैं उन्होंने जल्द वापस आ जाना था। उन्होंने, ये जो भी इस वक्त वजीर आजम है, इन्होंने एक 50 रुपए का स्टैंप जमा करवाया था कि ये 2 महीने में इलाज करा के वापस आ जाएंगे। अभी तक वो नहीं आए। अब वो कहते हैं कि वो आके वजीर आजम भी बन जाएंगे। क्या उनके ज़हन के अंदर स्ट्रैटेजी है? ओवरऑल पॉलिटिकल बिसात आगे क्या बचने जा रही है? तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा नाउ व्हेन चेयरमैन PTI इज बिहाइंड द बार्स? हमें प्रोग्राम में आज ज्वाइन कर रही हैं सीनियर पॉलिटिशियन GDA की रहनुमा सायरा बानो साहिबा। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। आपसे भी सबसे पहला मेरा वही सवाल है, ये अचानक पीपल्स पार्टी को क्या नजर आना शुरू हो गया है? क्या ऐसा कोई ह्योला नजर आना शुरू हो गया कि उन्हें लग रहा है कि इलेक्शंस नहीं होंगे वन आफ्टर द अदर? इनके जो लीडर्स हैं वो पिछले कुछ दिनों से इस खदशे का बड़ा शदीद इजहार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब ये तो वही बता सकते हैं उनको क्या नजर आया। कोई डरावना ख्वाब दिखाई दिया है किसी ने, वो कहते हैं ना, कुछ ग्लोब में से मुस्तकबिल इनको दिखाया है, या ये अगले इलेक्शन में जाने के लिए बयानियां ढूंढ रहे हैं। क्योंकि कोई बयानिया भी तो चाहिए ना, कि लोगों को ये जाकर अपना कौन सा हम लोग चूरन बेचेंगे, वो भी चाहिए होता है। तो बिल्कुल आपने प्रोग्राम के शुरू में कह दिया कि जिस वक्त KP की और पंजाब में इलेक्शन और उसके ऊपर ये सारा कुछ हो रहा था, उस वक्त ये जमहूरियत की अलमबरदार जमातें सोई हुई थी। उस वक्त इनके लिए वही कहते हैं ना कि इनके हक में नहीं था, तो इस वजह से। लेकिन अब बयानिया यही होगा कि हम मजबूर थे, इत्तेहादी हुकूमत में सारा कुछ यही होता है और ऐसे। तो वो आपके देखें ना, सवाल का वो दूसरा मरदमशुमारी वाला जो मामला बीच में आ गया, वजीर आजम साहब ने जब खुद स्टेटमेंट दे दी, एक तो शायद उनको वहां से भी लगा कि यार ये तो मामला आगे चला जाएगा, उस पर हल्का बंदियां होनी है, फिर उसके बाद सीट्स की तकसीम, और फिर उसके बाद एक आईनी डेडलॉक के आगे, क्योंकि असेंबली पूरी नहीं है, उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। बहुत सारे इशूज़ हैं इन सब मामलात के अंदर। लेकिन इस वक्त ये स्टेटमेंट वजीर आजम की तरफ से आना थोड़ा अनयूजुअल है। अगर उनका मूड होता टाइम पे इंतखाबात कराने का तो वो ये बात ना करते। नून लीग तो नहीं जाना चाह रही, वो समझ आ रहा है। पीपल्स पार्टी थोड़ी सी फिर भी ईगर लग रही है इलेक्शंस में जाने के लिए। वो पीपल्स पार्टी, देखिए उनका मतलब ये कि सिंध है, वो कहते हैं ना कि एक वो सूबे पे है हजारादारी, और सबको दिखता है कि आई डोंट नो, जैसे ऐसे तैसे भी करके ज़ाहिर है 15 साल इनकी गवर्नमेंट रही है। हर इदारा, आपको पता है हमारे यहाँ कहाँ काम करते हैं, कि जो यहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट से इनका उठाकर देख लें, वो सब उनके ताबे ही हैं। बिल्कुल। अगर कोई कहता है कि नहीं है तो वो उनके ताबे ही है, तो वो उनको इस चीज का वो होगा कि कुछ ना मिला तो ये तो हमारे हाथ में है ना। बिल्कुल। सिंध तो हमारे हाथ में, सिंध तो हमें मिल जाएगा। पंजाब में भी कोशिश की, जनूबी पंजाब की तरफ, लेकिन IPP और उसमें जो IPP में तरीन साहब हैं और जनूबी पंजाब के जो लोग हैं, उनसे कोई सेटलमेंट नहीं हो रही। उनका जो झुकाव है वो नून लीग की तरफ ही है। अ, अच्छा, लेकिन मैं वैसे ये इंटरेस्टिंग, मैंने इस पे आपकी टेक वैसे लेनी थी, चलें आपने वो बात कर दी है तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, व्हाट डू यू सी IPP का मुस्तकबिल आपको क्या नजर आ रहा है? मुझे तो कोई इतना दरख्शा नजर नहीं आ रहा। वो आए आके एक दो आई प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद वो इस वक्त कहीं नजर ही नहीं प्रेशर आते। ग्रुप भी, जी जी सॉरी मैंने आपकी बात, आप प्रेशर ग्रुप भी नजर आ रहे हैं। देखिए ना, हम्म। जैसे दो जो उनके स्पेशल एडवाइजर थे, जब वो रिजाइन करने के कहते तो करीम साहब ने उनको मना कर दिया हम्म। रेजिग्नेशन देने से। ओन चौधरी और लंगरियाल साहब की बात कर रही हूँ। जी जी।
फिर अभी तक उनका कोई वो भी नहीं नज़र आया कि उनका किसी मुल्की लेवल के ऊपर वो कुछ कर रहे हों। बयानात आते हैं लेकिन कोई ऐसा काम नज़र नहीं आया। और देखिए जी, इलेक्शन करवाने की नीयत किसी की भी नहीं है। वो आप एक अवाम को दिखाने के लिए या कुछ वैसा तो हो सकता है, लेकिन अभी ये जो मर्दमशुमारी का हुआ था, आपकी बात का 1.5 साल में इनको नहीं पता था। और ये जो डिजिटल मर्दमशुमारी का एक ड्रामा रचाया गया था, वो क्या है? और बारिशें, पिछले सैलाब का पानी भी नहीं निकला, तो ये मर्दमशुमारी कैसे होगी? मैंने तो कहा है, और जो होना शायद हो जाए कि इसी को एक्सटेंशन मिल जाए इसी गवर्नमेंट को, क्योंकि अच्छा। अक्सरियत होगी नहीं, बिल पास नहीं होगा। निगरां हुकूमत आके ये मर्दमशुमारी का क्या करेगी? ज़ाहिर है एमक्यूएम भी है, जमात इस्लामी भी है। अब तो पंजाब की भी सुना है कि इसके तहत सीट्स वगैरह कम हो जाएंगी। जेएलएम की तरफ गुजरांवाला 2-3 ऐसे मैंने कल किसी की ट्वीट पढ़ी थी। तो फिर मेरे ख्याल में कि इसी को एक्सटेंशन मिल जाएगी। अच्छा, आपको मैं तो लगता है कि कहती हूँ दे देनी इनको भी चाहिए। एक्सटेंशन मिल सकती है? द गवर्नमेंट जो कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है, इसी को फेडरल गवर्नमेंट ये आगे कंटिन्यू कर जाए, ये आपको लगता है? देखिए, कानून में तो है ना, कानून में तो ये मौजूदा गवर्नमेंट कर सकती है। अब ठीक। मार्च से आगे नहीं कर सकती, होने को तो कुछ भी हो सकता है। वो गैर कानूनी, गैर आईनी हुकूमत पंजाब और केपीके की वहाँ बरा जमान है, उस पे कोई आवाज नहीं उठा सकता। और ये यहाँ पर आइन और कानून की बात करते हुए बंदा थोड़ा सा तो सोच ले कि हमने किया क्या है। तो और ये जो सीसीआई की मीटिंग बुलाई, उसमें पहले कहा कि ये 2 निगरान वज़ीर आला शिरकत नहीं कर सकते। फिर उसके बाद कानून में से कोई शिक निकल आई कि नहीं जी कर सकते हैं। फिर उसमें भी वो वज़ीर आला नहीं थे, मुराद अली शाह का बयान कुछ और था। समझ नहीं आ रही इनको, घबराहट में तो नहीं उस वक़्त अपनी बका की जंग थी। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और ये सारा कुछ आ गए। अपने इन्होंने जो भी काम करने थे, अपने केसेस ये वो नैब सारा कुछ करवा लिए। अब समझ नहीं आ रही। अब मुझे तो ऐसे लग रहा है, वो कहते हैं ना, कंबल को छोड़ रहे, कंबल नहीं छोड़ रहा। बिल्कुल ठीक बात है। कंबल अच्छा, नहीं छोड़। वैसे ये जो आईपीपी की हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि वो एक प्रेशर ग्रुप सा बन गया है। हम तो सुन रहे थे ये किंग्स पार्टी है। किंग्स पार्टीज का ऐसा हाल देखने में तो कभी नहीं आया आज तक, पाकिस्तान की तारीख अगर देखी जाए तो। भी क्या हुआ इनके साथ? देखिए, वो फिर उनको समझ आ गई ना कि नहीं, वो किंग नहीं बनना। किंग का फिर हम क्या हाल करते हैं, वो हम हर चीज से ज्यादा वो हो जाते हैं। और अभी फिर उनके लिए बयानिया भी नहीं बना। हाँ जी। मतलब मैंने तो यही सुना है कि जिस पार्टी को लाना होता है या कुछ होता है, एक बड़ी एक वो जो कहते हैं ना, मुनज़्ज़म सी कैंपेन चलती है और एक बयानिया बनता है। फिर वो बंदा एक हीरो बनकर दुनिया के सामने आता है। तो अब हम बेचारी आवाम क्या करें? अब तो सभी कुछ को हर कोई नज़र आ रहा है, तो शायद बयानिया बनाने में मुश्किल हो रही है। लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि वो इतनी किंग्स पार्टी बन के उभरेगी। मतलब कौन उसमें शामिल होगा? हाँ, वो जितने होने थे, बाकी जितने करवाने थे, वो बहुत सारे हुए भी, लेकिन उसके बाद बहुत सारे शामिल होके फिर निकल गए। उसकी भी कुछ समझ नहीं थी आ रही। एनीवेज, मैंने एक ब्रेक लेनी है यहाँ पे। ब्रेक से वापस बात ये करेंगे कि जो इस वक्त खौफ तारी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके के इलेक्शंस नहीं होंगे ऑन टाइम, उसमें बराबर की शरीक है ये जो तमाम लेजिस्लेशन हुई हैं। निगरान हुकूमत के इख्तियारात बढ़ाएं, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात बढ़ाएं, इन सब मामलों के अंदर ये खुद शामिल तो थे। तो आगे सूरत हाल फिर क्या बनेगी, और ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के हवाले से वहां पर फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? आफ्टर दिस ब्रेक। इस वक्त जो हुकूमत बरसर इक़्तिदार है, वो 1 साल और मज़ीद इसको आगे वो तूल पकड़ जाए और यही सेटअप आगे मामला चलता रहे। खौफ इनको ये है कि अगर हम ना रहे तो कोई टेक्नोक्रेट सेटअप ना आ जाए, और वो ज़्यादातर सिर्फ खौफ पीपल्स पार्टी की जो हम बात कर रहे थे। तो आगे सूरत हाल, सायरा बानो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिकल लीडर हैं, और शुएब शाहीन साहब हमारे साथ हैं, तहरीक इंसाफ के वकील हैं और वैसे एक सीनियर वकील हैं। बहुत शुक्रिया जी, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। मैं शुएब शाहीन साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ, इस पॉलिटिकल मामले को फिर हम बाद में बात करते हैं। शुएब साहब, ये बताइएगा कि कल आपकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहा था, सुप्रीम कोर्ट से क्या तवक्को है, वहाँ पे क्या करने जाना है? मतलब अब ये भी आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला टीम की तरफ से कि विल गो टू सुप्रीम कोर्ट। और सेकंड, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कुछ, मैं शकूक व शुबहात नहीं कहूँगा, शिकायतें हैं, गिले शिकवे हैं आपकी जमात के। तो क्या तवक्को कर रहे हैं आप दोनों जगह से? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर भी हमने एक बायस का
बताया था, उनको बताया था कि आप इस केस से अलग हो जाएं, और उसको सुने बगैर उन्होंने उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। फिर हमने हुमायूं दिलावर, जो एक मुतासिब जज है और जिसका कंडक्ट ये मुस्तकिल बुनियादों पर शो कर रहा है कि उसने सज़ा देनी ही देनी थी, इसलिए कि उसने ना हमें सुना। उससे पहले 2 दफ़ा उसने हमारे पिटीशन डिसमिस की बग़ैर सुने, वो भी कि ये केस मेंटेनेबल ही नहीं है। और आमिर फ़ारूक साहब ने ये 2 दफ़ा, जब एक बंदा अपना फैसला दे चुका हो तो तीसरी दफ़ा फिर उसको कह दिया कि जी नहीं आप सुने। और एक तरफ वो कहते हैं कि हमें हक़ के दिफा का अख्तियार ही नहीं है, हमारा हक़ ही नहीं है। जब प्रोसिक्यूशन विटनेस लेकर आए तो उसको तो हक़ है, लेकिन जब मुल्ज़िम को एक हक़ के दिफा होता है कि सबसे पहले उसको आइन के आर्टिकल 4 और 10A के मुताबिक अपने गवाहान पेश करने का हक़ होता है, वो कहते हैं नहीं आपको नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर नोटिस जारी कर दिया, नहीं आपका हक़ है। अगले हफ्ते में वो केस रख दिया और साथ ही कह दिया नीचे वो फैसला करते हैं, और जब हम वहाँ जाते हैं तो वो बगैर सुने फैसला कर देते हैं। वो हो गया। अब देखिए अपील में भी अब आपने वहीं पे जाना है, वो उन्हीं के पास जाना है, तो अब आगे क्या तवक्को आप रख रहे हैं उनसे? जाना तो वहीं पे पड़ेगा, चारों ना चार, और ऑप्शन कोई नहीं है। हमें तो, मैं अगर ज़ाती तौर पर समझता हूँ, अभी तो ज़ाहिर है बहरहाल हम फैसला करेंगे, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को ख़ुद इस अदलिया की और इस इदारे की इतनी बेतौकीरी नहीं करनी चाहिए। उनको ख़ुद इस केस से अलग हो जाना चाहिए। उनको चाहिए किसी और जज के पास इस केस को मार कर दें, इसलिए कि एक टेरियान वाला केस भी अगर आप सामने हो तो उस केस में 2 जज साहिबान ने फैसला लिख दिया और इन्होंने, वो वेबसाइट पे आ गया, इन्होंने एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए उसको कह दिया कि नहीं इसको साइड पे कर दें। और उसके अलावा बेशुमार इस केस को, आपको मैं बताऊं, मैं भी मौजूद था, इस केस को सुना ही नहीं उन्होंने सिर्फ ये सुना कि क्या मैं इस केस को ट्रांसफ़र ना कर दूं, और अगर मैं इस नतीजे में पहुंचा कि ट्रांसफ़र मैंने उस जज से नहीं करना, प्रॉपर्टी डिमांड्स के एक जज 2 दफ़ा फैसला कर चुका है तो तीसरी दफ़ा क्या करेगा, तो फिर मैं आपका मेन केस भी सुनूंगा। और शुएब साहब, वो जो आप कहते हैं ब्रीफली जरा बता दीजिएगा, फिर मैं सारा बानो साहिबा की तरफ जाना है। ब्रीफली ये बता दें, सुप्रीम कोर्ट का जो आप जिक्र करते हैं कि हम वहां पे भी जाएंगे, उधर मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछना चाह रहा हूं, उधर क्या करने जाएंगे आप? क्या उनसे क्या तवक्को और क्या दरखास्त देनी है वहां पे? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमने इसमें अपील फाइल करनी है, वो इंशाल्लाह हम करेंगे इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में। जो आमिर फारूक साहब ने ये फैसला रिमांड करके दोबारा भेज दिया था हुमायूं दिलावर साहब को, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने 4 तारीख को, वो उस फैसले के खिलाफ हमने अपील फाइल की है। और उसके अंदर हम ये सारे फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स लेकर जाएंगे और उसके अंदर हम इनको बताएंगे कि किस तरह हमारे साथ। वो तो अब फैसला आ गया ना, उसके बाद आप कैसे सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ अपील पे जा सकते हैं? एनीवेज, मैं थोड़ा सा इस पे आपका जवाब लेता हूँ, थोड़ा सा मैं जरा पॉलिटिकल डिस्कशन इसी से देखिए, मैं जरा सारा बानो साहिबा को शामिल गुफ्तगू कर लूँ। ये सब मामला जो चल रहा है, बुनियाद इस फैसले की, इस फैसले, सिर्फ मुझे दीजिएगा जरा, आपके पास वापस आता हूँ मैं। सारा बानो साहब, इस वक्त जो मामला चेयरमैन तहरीक इंसाफ गिरफ्तार, जेल के अंदर, कुछ रोज के अंदर इलेक्शन कमीशन उनकी नाअहली वाला, वो वाला प्रोसेस चल जाएगा, चेयरमैन नहीं रह सकेंगे पार्टी के। आपको तहरीक इंसाफ का फ्यूचर अभी क्या आगे नजर आ रहा है विदाउट इट्स चेयरमैन? हु विल लीड द पार्टी? और पार्टी आपके आगे आपको लग रहा है कि इलेक्शंस होते हैं तो उसके अंदर फ्यूचर है? कौन पार्टी को लीड करेगा? मेरे ख्याल में जो वोटर सपोर्टर्स हैं वो खान साहब के अलावा किसी को कबूल नहीं करेंगे। अगर इसके खान साहब ये वो कहते हैं ना कि ये अपनी पार्टी की क़यादत अगर अपनी बहन के हवाले करते हैं तो मे भी लोगों का वो हो जाए, लेकिन बाकी जो इंतजार में है कुछ लोग, तो उनको लोग कबूल नहीं करेंगे। मेरा जो बिल्कुल सही, बिल्कुल, मतलब द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकली इज अगर उनकी बहन अब उसको लीड करना शुरू कर देना। शाह महमूद कुरैशी को मानेंगे लोग, कुरैशी साहब को भी नहीं मानेंगे, असद उमर साहब को भी नहीं मानेंगे, और परवेज इलाही साहब को भी नहीं मानेंगे। नहीं, परवेज इलाही साहब को तो अगर देखिए, अगर परवेज इलाही साहब का अगर आप ये कहते हैं कि वो होंगे, तो ये 1 साल पहले मैंने बात गर्ज सुनी थी कहीं पर PTI क्यों की, लेकिन इस बात को भी 1 साल से ऊपर हो गया और मैं बहुत हैरान थी कि PTI क्यों, मतलब कैसे। अभी तो आपने मुझे कहा कि अगर वो संभालेंगे, तो मुझे तो वो बात गर्ज पर यकीन हो रहा है कि अगर ये बात है तो ये तो प्लानिंग बहुत पहले की थी, क्योंकि मैंने PTI क्यों का नाम सुना था। सही, हम देखे ना, वो उन्होंने इतनी सहूबतें सह रहे हैं वो जेल के अंदर, और पहले कभी आज तक वो जेल नहीं गए इस तरह से। ये उनका एक रिकॉर्ड है समहाउ चौधरीज का। परवेज इलाही साहब अगर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो भी बाहर आ सकते थे वैसे।
अब आ सकते थे, वो बात होती ना कि बाज दफा ये होता है कि ना निगलते बने ना उगलते बने। फिर लोगों का भी थोड़ा सा मतलब वो था कि फिर वो कबूल नहीं हो गया, जाहिर है अपनी पार्टी को भी उन्होंने छोड़ा, और फिर उसके बाद अगर यहाँ पर भी स्टैंड ना करते तो फिर क्या होता। लेकिन ये कि जो वोटर और सपोर्टर्स हैं वो खान साहब के साथ ही हैं, मतलब वो किसी और को देख नहीं सकते। मैं आपको अपना तजिया, अपनी राय बता रही हूँ। ब्रीफली सारा बानो साहिबा, वो आपकी बात, आपका वो पॉइंट आ गया। ब्रीफली इलेक्शंस होते हैं, आप तब तक अभी ये लीगल तो हम पूछते हैं शोएब शाहीन साहब से, आपको लीड करते नजर आते हैं चेयरमैन पीटीआई इलेक्शंस के अंदर, आइदर फ्रॉम जेल? वो तो उस कैपेसिटी में ना हो कि चेयरमैन रहे, तो फिर कैसे करेंगे? नहीं, मतलब अब जाहिर है कोई अपील का हक है, और ऐसे थोड़ी कि वो अब आपके देख लें कि जो जमहूरी जमातें हैं अब वो भी बोलना शुरू हो गई हैं। अब ऐसे थोड़ी कि आप कुचल दें। आपने पहले इतने साल एक बयानिया बनाने में लगाया, और वो जब आए यहाँ पर और फिर उसके बाद इतनी मिटाना तो आसान नहीं है। लोग इस चीज को कबूल नहीं करेंगे। अब जाहिर है अब नहीं, वो यही कहते हैं ना, लेवल प्लेइंग फील्ड यही तो थी। नवाज शरीफ साहब को यूं ही बाहर रखा गया था। शोएब शाहीन साहब, ये रिप्रीव की कोई तवक्को है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से? अभी वो जो वैसे क्वेश्चन था कि आमिर फारूक साहब पे जो आपका एतराज था, वो अपनी जगह पे रखते हुए ओवरऑल केस को देखा जाए, जो फैसला है, ये मेरे पास उसके जो पॉइंट्स पड़े हुए हैं, वो तो कोई इतना स्ट्रॉन्ग केस तो है नहीं यहाँ पे बना हुआ। इसमें कुछ ना कुछ जमानत शमानत वाला मामला जल्दी हो सकता है, गिवन के हाई कोर्ट जो है वो इसको जल्दी लगा ले। जरा देखें, केस में तो कुछ नहीं है। मैक्सिमम जो 3 साल की सज़ा होती है वो सज़ा भी आम तौर पर बेलेबल तस्वर होती है। 7 साल से पहले नीचे जो भी कुछ सज़ाएं होती हैं आम तौर पर वो बेलेबल तस्वर होती हैं, और इसमें रूटीन में जजमेंट सस्पेंड हो जाया करती है। और इस केस में तो कुछ अदरवाइज़ भी केस कमज़ोर है। हक़ के दिफा नहीं दिया गया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑलरेडी नोटिस कर दिया आपका हक़ के दिफा बनता है, आपका हक़ है, लेकिन हक़ के दिफा का फैसला अगले हफ्ते रख दिया, और पहले नीचे कह दिया कि जी आप फैसले को सुन के फैसला कर दें, और उन्होंने सुने बगैर फैसला कर दिया। तो ये ग्राउंड ही सफिशिएंट है। और फिर इस केस में टोटल है क्या? ये केस एक मुख्तसर एक लफ्ज़ में मैं कहूँ, टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हमने टैक्स अथॉरिटीज़ के पास जमा कराई और हर चीज़ लिख के दी। और यहाँ इलेक्शन कमीशन ने भी वही अमाउंट वही चीज़ लिख के दी है, लेकिन वहाँ चूँकि एसेट्स और सोर्स ऑफ इनकम भी बताना पड़ता है वहाँ, इसलिए तोशा खाना का लफ्ज़ लिख के हमने दिया। और यहाँ टोटल जो आपके एसेट्स होते हैं मूवेबल एंड इमूवेबल वो आपने बताने होते हैं, वो आपने बता दिए। प्रेशियस आइटम्स में लिखा है, फॉर्म भी नहीं डाला, ये मामला है। मेरे पास टाइम असल में थोड़ा है, इधर तोशाखाना नहीं लिखा, ये टोटल केस है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो बात आपकी दुरुस्त है। वो ये कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ अब एक जेल में कर दिया, अब बाकी जो अगले केसेस हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है ना, अब उन पे वहाँ पे सजाएं होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ज़ाहिर है पुलिस की तहवील में होंगे, और जहाँ पे जिस अदालत पेश करना है, जहाँ जहाँ पे वो प्रोसीडिंग्स पूरी करवानी है वो करवाई जाएंगी। तो ये यहाँ पे हो जाए, वो कहते हैं आगे असल प्लान वो है कि आगे नहीं छोड़ना। देखें, कोई भी केस अगर ये पिछले 1.5 साल से तोशा खाना हमारे कान पक गए सुनते सुनते, किसी भी केस में कोई जान नहीं है। ये सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस हैं। जो मुजरिम हैं, मुजरिम जिन्होंने गाड़ियां ली हैं, मरियम नवाज़ है, आसिफ अली जरदारी है, यूसुफ रज़ा गिलानी है, नवाज शरीफ है, जिन्होंने गाड़ियां ली हैं गैर कानूनी तौर पर, वो नहीं ले सकते थे। नैब ने उनके खिलाफ रेफरेंस भी बनाया, लेकिन नैब लॉ के तरमीम के बाद कहते हैं वो ख़त्म हो गई हैं। मुजरिम को तो आपने हाकिम बना दिया, उनको तो आपने मुद्दई बना दिया, और जिसने कायदे कानून के मुताबिक कोई चीज़ ली, उसके पैसे जमा कराए, फिर उसकी एसेट्स एंड उसकी प्रॉपर्टी बन गई, वो चाहे बेचे अपने पास रखे, किसी को गिफ्ट आउट करे, उसको आपने मुजरिम बना के जेल भेज दिया। ये है इंसाफ का थैंक यू वेरी मच शोएब शाहीन साहब, सायरा बानो साहिबा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया भी, और मेरी तरफ से माजरत भी। वो बहुत सारे इशूज टॉपिक्स थे जो हमने कवर करने थे, अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं सका टाइमली प्रोग्राम स्टार्ट। एनीवेज आपसे इंशाल्लाह अब अगले हफ्ते मुलाकात होती है। इजाज़त दें।